Hello students, welcome back to my lectures of class 10th physics. We are studying about chapter electricity. In the previous video we have seen what a charge is. Okay, now in this video we will see that how a body gets charged. हमने ये तो देख लिया कि चार्ज होता क्या है, बट हम हमेशा कहते हैं कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो चार्जेस उन बॉडीज पर डेवलप कैसे होते हैं. ओके, so in order to understand this we have to consider an example कि हमारे पास यहाँ पर दो बॉडीज हैं. Here it is body 1 and here we have body 2. Now here, in order to understand this, you must know one term that is called as ionization energy. ये ionization energy जो है इसको हम chemistry में ये नाम दिया है, and in case of physics that is called as work function. These both terms are same. Okay, but here we are using this ionization energy in case of chemistry, and in physics we are using the term work function. Now what this term is, ये एनर्जी वो एनर्जी है जितनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर से निकालने के लिए. अगर हमारे पास यहाँ पर ये एटम है, इट्स न्यूक्लियस एंड इट इज एटम, और यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी यहाँ पर हमें इसके अंदर देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, अब अगर हमारे पास दो बॉडीज है, अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू गिव दैट आयोनाइजेशन एनर्जी टू दीज बॉडीज. ओके, अब यहाँ पर अगर हमारे पास दो बॉडी है तो दोनों का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अलग अलग होगी. हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर बॉडी 1 इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर बॉडी 2. मतलब इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसके लिए ज्यादा है. मतलब इसको जब हम कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ओके, नाउ this electricity, we have studied the different types of electricity. In that we have studied static electricity. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम एक और होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. मतलब जो चार्जेस डेवलप होते हैं, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हाउ बॉडी गेट्स चार्ज, तो वो जो चार्जेस है वो फ्रिक्शन की वजह से भी डेवलप हो जाते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वी हैव टू रब दीज टू बॉडीज. Okay, and when we will rub these two bodies, then because of the friction, the energy will be created. अब यहाँ पर क्या होगा, वो जो एनर्जी वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी. अब इसकी एनर्जी तो क्या है, कम है, आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी क्या है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है. मतलब यहाँ पर पहले चांसेस इसके होंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के. क्यों? क्योंकि वो कम एनर्जी इसको पहले से मिल जाएगी. अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर इसको एनर्जी मिलेगी, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, इस बॉडी के ऊपर चले जाएंगे. So are you getting this? Why it is happening? Because of the ionization energy. जब इन दोनों को हम रब करेंगे तो इस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले निकल जाएंगे. क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरी बॉडी के ऊपर चले जाएंगे. अब यहाँ पर एक और बात है कि जो चार्जेस हैं दे आर ऑलवेज कंजर्व्ड. मतलब अगर यहाँ से नेगेटिव चार्जेस बाहर निकल रहे हैं, देन एट दिस बॉडी पॉजिटिव चार्जेस विल डेवलप, और जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं उतने ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. अब यहाँ पर क्या होगा, जो बॉडी 2 से बॉडी 1 पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो इस बॉडी के ऊपर लाई करेंगे या उसके ऊपर रिसाइड करेंगे. तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो बॉडी 1 है इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, और जहां पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज. इस तरह से आप दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हो, एंड दैट टू बेस्ड ऑन देयर वर्क फंक्शन. अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो बॉडी क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज. बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज. मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पर भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर क्या होगा, दैट बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अपने साथ नेगेटिव चार्जेस लेकर जाएंगे तो बॉडी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज. एंड इफ वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, देन दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो दिस इज हाउ द टू बॉडीज गेट्स चार्ज बिकॉज ऑफ द friction. Now here we have some pairs of the materials
when you will rub those pairs, then you will get the one body to be negatively charged and other body to be positively charged. हमारे पास ऐसा ही एक पेयर है, that is a glass rod and a silk cloth. जब हम इन दोनों को रब करेंगे, या फिर आप कह सकते हो एक ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करोगे तो क्या होगा, दिस ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस सिल्क क्लॉथ विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है, इसका मतलब क्या है, इट हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, positively charged, and here if this silk cloth is getting negatively charged, then it means it have excess of electron. So here we have the pair of the material. जब आप ग्लास को रब करोगे किसके साथ, सिल्क के साथ, तो आपको एक पॉजिटिव मिल जाएगा और एक नेगेटिव मिलेगा. So this is how a body gets चार्ज. अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम बॉडीज को चार्ज करते हैं तो वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है, व्हाई नॉट ऑफ प्रोटॉन. अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि हमारे पास ये एक एटम है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, द इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, अब यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही क्यों होता है, व्हाई देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन. और हम ये भी कह सकते हैं कि इस एटम के अंदर से जब हम यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे तो जिस भी बॉडी के ऊपर प्रोटॉन जाएंगे वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और जहां से प्रोटॉन निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, इट विल बी नेगेटिवली चार्ज. ये भी कह सकते हैं हम. बट देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑलवेज देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई? सो हियर फॉर दैट वी हैव टू डिफरेंट रीजंस. द रीजन नंबर वन, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. So what is ionization energy? The amount of energy required to take out any particle from the atom. तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बोला था, the amount of energy required to take out the electron from the atom. अब वहीं पर ये आयनाइजेशन एनर्जी प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगी, the amount of energy required to take out the proton from the nucleus. ओके, लेकिन यहाँ पर इस प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस से निकालना इतना इजी नहीं है. So the ionization energy that is required to take out the proton is very very high. मतलब अगर हम ये एज्यूम करें कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 10 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वहीं पर वो जो प्रोटॉन है उसको निकालने के लिए 1000 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. इट्स जस्ट एन एग्जांपल, नॉट द एग्जैक्ट डाटा. बट आप समझ सकते हो यहाँ पर कि कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उस प्रोटॉन को देनी पड़ेगी. इसलिए यहाँ पर हमेशा जो ट्रांसफर होता है वो किसका होता है, दैट इज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली. और यहाँ पर किसकी वजह से, बिकॉज द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द प्रोटॉन इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द फर्स्ट रीजन. नाउ द सेकंड रीजन, दैट इज द मास. As we know that the mass of electron, that is 9.1 into 10 to power minus 31 kg, and the mass of proton, that is 1.67 into 10 to power minus 27 kg. जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो प्रोटॉन होता है it is 1837 times heavier than electron. So when we are comparing them, then this proton, that is 1837 times heavier. इसका मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर उसका मास 1 kg है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसका मास कितना हो जाएगा, 1837 टाइम्स. नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि दोनों में ज्यादा इनर्शिया किसका होगा, ज्यादा इनर्शिया किसका होगा, इस प्रोटॉन का. तो यहाँ पर इजीली हम किसको निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को. दैट्स व्हाई टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन इट्स इजियर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन. So here we have two different reasons that why there is only transfer of electron and not the transfer of proton. Now here one more question arises that in the process of charging is there any transfer of mass? कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक बॉडी का मास बढ़ जाएगा और दूसरी बॉडी का मास कम हो जाएगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है. दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2. हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो बॉडी 1 है इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज. अगर हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इस बॉडी में क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर जहां पर पॉजिटिव चार्जेस है हम यहाँ पर कह सकते हैं देयर आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, तब जाके ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तब जाके ये क्या हो गया, इट विल बी नेगेटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके साथ चार्ज और मास दोनों क्या होंगे, साथ में ट्रांसफर होंगे। चार्जेस की वजह से तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, बट बिकॉज ऑफ द मास क्या होगा, इसका मास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मास कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, जितने टाइम्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। मतलब फॉर एग्जांपल बॉडी 2 से बॉडी 1 में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो इसका मास कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, दैट इज 1000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज मास ऑफ electrons. By this much time the mass of this body will increase. So logically, if there is transfer of electrons, then the mass of that body on which the electrons are getting transferred, its mass also increases. But ये mass इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपको दो bodies के बीच में mass का difference नजर आए। आप ये नहीं कह सकते कि one body becomes more heavier as compared to the other. But हम logic से कह सकते हैं कि एक body का mass बढ़ जाएगा, दूसरे का कम हो जाएगा, but you will not feel it. So when there is charging, the mass also changes. So this is all about the charging of the body, that how a body gets charged and why there is only the transfer of electron, and is there any transfer of the mass during the process of charge.